ये कल हमने एमसीक्यू कर लिया था, 25 से हमने करना था ऑनवर्ड। A 30-year-old female has fever for 10 days. Recently she developed continuous chest pain. उसको फीवर है और कंटिन्यूस चेस्ट पेन है, unrelated to respiration. What is the most likely structure involved this patient? तो वो कहता है कि एक फीमेल है, 30 ईयर उसकी एज है। ये जो एमसीक्यूज है ये पीएमसी वेबसाइट की जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है, जो कि उन्होंने जो एनएल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने दिए हुए सैंपल टेस्ट कि इस तरह आपका एग्जाम आएगा। एक मिनट, इसको 10 डेज से फीवर है, 10 डेज से फीवर है और चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन और 10 डेज से फीवर है। तो वो कहता है कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रही है। तो ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है ये है आपकी पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई है, पेरिकार्डाइटिस। तो मेनली इस पेशेंट को पहले हुआ होगा मायोकार्डाइटिस, उससे पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। लेकिन जो पेरिकार्डाइटिस की टिपिकल फीचर है, टिपिकल प्रेजेंटेशन है पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन की, तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है? पेशेंट आमतौर पे प्रेजेंट करता है, उसको चेस्ट पेन होती है और पेरिकार्डियल रब आता है। पेरिकार्डियल रब का मतलब है कि जब उसको फ्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड है। जब पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड होगी तो हार्ट जब बीट करेगा तो फ्रिक्शन रब आएगी, तो फ्रिक्शन रब आती है। तो पेरिकार्डाइटिस में फ्रिक्शन रब आ रही होती है। एक ये बात। दूसरी ये मैं बता रहा हूँ पेरिकार्डाइटिस की प्रेजेंटेशन किस तरह होती है, क्योंकि इसमें उसने प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं लिखी हुई। टिपिकल प्रेजेंटेशन पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन की होती है कि चेस्ट पेन होती है जो कि लीन फॉरवर्ड होने से कम हो जाती है, और पेरिकार्डियल रब आता है, और टिपिकल ईसीजी पैटर्न आता है। ईसीजी पैटर्न क्या होता है कि ये आपकी ईसीजी है। तो जब जो पेशेंट पेरिकार्डाइटिस के होते हैं, ये इसकी पी वेव, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो जो पी क्यू इंटरवल है इसमें आता है पी क्यू डिप्रेशन। ये जो लाइन है ये इस तरह हो जाती है, यानी कि ये पी क्यू डिप्रेशन हो जाती है, और साथ एस टी एलिवेशन आती है। यहां से ये एस है और ये टी वेव। तो ये जो है एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेट कर जाता है। तो जितनी भी ईसीजी की लीड्स होती हैं उनमें आपको जो पी आर इंटरवल होता है, ये पी और ये आर, इसकी डिप्रेशन मिलती है और एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है। एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है, यानी कि इस तरह हो गया ईसीजी, इस तरह हो गई। ये पी वेव, ये पी वेव है और ये फिर आपकी आर होती है। तो ये देखें नीचे की तरफ, ये पी क्यू इंटरवल डिप्रेशन होगी, नीचे की तरफ होगा, और फिर ये जो एसटी सेगमेंट था ये ऊपर चला जाएगा। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड पी आर डिप्रेशन, पी आर इंटरवल डिप्रेशन। तो ईसीजी में ये फाइंडिंग आती है पी आर इंटरवल डिप्रेशन होता है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, डिफ्यूज एलिवेशन होती है। तो जो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होता है उसको चेस्ट पेन होती है जो कि लीन फॉरवर्ड होने से कम हो जाती है, पेरिकार्डियल रब आता है, और यानी कि फ्रिक्शन की वजह से उसको साउंड आती है जब उसका हार्ट बीट होता है। और टिपिकल ईसीजी के पी आर इंटरवल डिप्रेशन और वाइड एसटी एलिवेशन मिलता है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। जो पेरिकार्डाइटिस होता है उसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या होती है? वो वायरल होती है। वायरस है पेरिकार्डाइटिस की मोस्ट कॉमन काज। कौन सा वायरस? कोक्साकी वायरस। ये सारे जो मैंने चीजें बताई हैं, ये दो चीजें मैंने बताई है, एक प्रेजेंटेशन, टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, फिर एमसीक्यू के मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ईसीजी की फाइंडिंग क्या है वो मैंने आपको बता दी है। और उससे पहले जो एमसीक्यू था 25 जिसमें कल वो क्या था
वो ये था कि एक पेशेंट है, 27-year-old man is stabbed in right forearm. There is no vascular injury, but he can't flex his index and middle finger. स्टैब वुंड हुआ उसके फोरआर्म पे, और स्टैब वुंड होने के बाद उसकी जो कांट फ्लेक्स, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को वो फ्लेक्स नहीं कर पा सकता, यानी कि ये उसका थंब है, ये थंब है, ये उसकी इंडेक्स फिंगर और ये उसकी मिडिल फिंगर, ये थंब, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को वो फ्लेक्स नहीं कर पा रहा। तो ये जो इसकी इनर्वेशन जो होती है, ये होती है आपकी अल्नर नर्व, सॉरी मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, और जो आपकी आगे फिंगर्स है ये वाली, ये लिटिल फिंगर, इसकी इनर्वेशन है आपकी अल्नर नर्व। तो जो पाम है, जो फोर आर्म है, ये आपका आएगा यहां तक, ये आपकी है मीडियन, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और जो लिटिल फिंगर है और साथ रिंग फिंगर जो है उसकी इनर्वेशन है सेंसरी इनर्वेशन, अल्नर नर्व। जो इनकी बैक है, मीडियन नर्व का जो डॉर्सम ऑफ हैंड है, इसके रिस्पेक्टिव पीछे जो डॉर्सम है हैंड का, उसे रेडियल नर्व सप्लाई करती है, उसकी रेडियल नर्व सेंसरी इनर्वेशन होती है। तो उसके बाद है a person receive a wound by penetrating object passing along the left edge of the sternum through fourth intercostal space. फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये उसकी स्टर्नम है, तो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे यहाँ स्टैब वुंड आया है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ होगा, तो उसने जो आंसर लिखा है वो है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो जो इसमें आपको हार्ट की बॉर्डर याद होनी चाहिए कि हार्ट बॉर्डर किससे बने होते हैं। जो राइट हार्ट बॉर्डर है, जो राइट बॉर्डर है हार्ट का, वो किससे बना होता है, ये सुपीरियर वेना केवा, ये ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रहा है, ठीक है, और फिर राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। तो जो राइट बॉर्डर है हार्ट का वो बना होता है सुपीरियर वेना केवा से और राइट एट्रियम से। जो लेफ्ट बॉर्डर है वो किससे बना होता है, वो बना होता है मेनली लेफ्ट आरिकल और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और साथ एओर्टिक आर्च, यहाँ एओर्टिक आर्च और साथ ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्च। तो वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और एओर्टिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक से बना होता है आपके हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर। और जो इंफीरियर सरफेस होती है वो किससे बनी होती है, इंफीरियर सरफेस हार्ट की वो बनी होती है राइट वेंट्रिकल से। तो ये बॉर्डर आपको हार्ट के आने चाहिए, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। जो हार्ट का राइट बॉर्डर है वो बना होता है सुपीरियर वेना केवा से और लेफ्ट राइट एट्रिया से, तो राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा। जो लेफ्ट बॉर्डर है ये वाला, वो बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्च। और जो इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है वो बनी होती है आपके राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद है ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 27 एमसीक्यू, ये है कि a 40-year-old man fall on his back from the second story of the building. 2 days after being admitted in the hospital, he complained of inability to avoid urine and urinary incontinence. What is the most likely spinal segment involved? वो कहता है कि एक पर्सन है कि वो गिरा है सेकंड स्टोरी से, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद से जो कंप्लेन है वो ये है, इनएबिलिटी टू अवॉइड, वो यूरिनेट नहीं कर सकता, और यूरिनेट तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ ही होता है कि उसका यूरिन लीक होता रहता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी है, इसे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली सेगमेंट इन्वॉल्व? तो एक पर्सन है ट्रॉमा के बाद, वो पर्सन जो है वो इनएबिलिटी टू अवॉइड एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली सेगमेंट इन्वॉल्व, वो कहता है कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है। तो उसने स्पाइनल सेगमेंट के उस एरिया के रूट वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो है S2, S3 एंड S4, यानी कि पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व। अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये है मिक्चुरेशन कंट्रोल का कंसेप्ट। और मिक्चुरेशन कंट्रोल किस तरह होती है, जो मिक्चुरेशन का सेंटर है, यूरिनेट करने का जो सेंटर है वो पोन में होता है, पोन इसको रेगुलेट कर रहा होता है, ब्लैडर को
तो कहता है मिक्टुरेशन सेंटर इज इन पोन रेगुलेट इनवॉलंटरी ब्लैडर फंक्शन वे कोऑर्डिनेशन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू ही होता है, और उसमें दो पाथवे आपके बहुत रोल प्ले करते हैं। सिंपैथेटिक जो पाथवे है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो यूरिनरी होल्ड करती है यूरिन को, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो यूरिनेट करवाती है। अब ये है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी यानी कि होल्ड करना यूरिन को, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है, चलिए उससे पहले मजे की बात ये है कि जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है वो भी जो चीजें उधर इन्वॉल्व है वही चीजें सेक्सुअल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। तो यानी कि एरेक्शन किस तरह होती है, एमिशन किस तरह होती है, और एक्सपल्शन किस तरह होती है, एजैकुलेशन किस तरह होती है। तो जो एरेक्शन होती है पर्सन में वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, और वो होती है S2 S3 S4 यानी कि पेल्विक स्प्लैंचिंग नर्व के थ्रू होती है, और जो मिक्टुरेशन है वो भी पेल्विक स्प्लैंचिंग नर्व के थ्रू होती है। तो एरेक्शन एंड, तो इसलिए दोनों को आप इकट्ठा याद कर लें कि जो एरेक्शन होती है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, और पेल्विक स्प्लैंचिंग नर्व रूट वैल्यू S2 S3 S4। और जो एमिशन होती है वो किस तरह होती है कि वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है जिस तरह के मिक्टुरेशन में है। एमिशन में हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो सेगमेंट है वो T1 से T11 T12 L1 L2, ये यानी कि यहाँ आएगा T11 T12 L1 L2। तो ये T12 T11 टू L2, यहां से जो सिंपैथेटिक वो न्यूरॉन निकलते हैं जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बनाते हैं, वो एमिशन में रोल प्ले करते हैं। और यही जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है यही रोल प्ले करती है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व यूरिन को होल्ड करने में। उधर एमिशन में रोल प्ले कर रही है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और मिक्चुरेशन में वो यूरिन को होल्ड करने में रोल प्ले कर रही है। किस तरह वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है, जो कि T11 से L2 तक के नर्व रूट की वैल्यू है, वो किस तरह होल्ड करती है मिक्चुरेशन को? वो इस तरह करती है कि यहाँ से जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, इसमें ये स्टिमुलेट करती है, इसके जो फाइबर्स हैं B3 रिसेप्टर को। तो जब B3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो जो ब्लैडर है वो रिलैक्स कर जाता है, ब्लैडर रिलैक्स कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। एक तो इसने इस तरह होल्ड किया कि जो आपका ब्लैडर है उसको रिलैक्स कर दिया, किसके थ्रू? B3 रिसेप्टर के थ्रू। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ने B3 रिसेप्टर के थ्रू ब्लैडर को रिलैक्स कर दिया, B3 ब्लैडर रिलैक्स हो गया। और साथ क्या करती है? साथ इसने ये किया कि यहाँ से जो ये है इंटरनल स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है उस पे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, और जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। जो स्टिमुलेट होने से क्या होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ने यहाँ अल्फा 1 रिसेप्टर जो किसके ऊपर है? जो इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर है, इनको स्टिमुलेट किया अल्फा 1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से क्लोज हो जाएगा, और B3 रिसेप्टर के थ्रू इसने ब्लैडर को रिलैक्स कर दिया था। इस तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो होल्ड करता है किसको? यूरिन को। किस तरह कि वो ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है B3 रिसेप्टर के थ्रू, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है सिंपैथेटिक। और जो इंटरनल स्फिंक्टर है, वहां अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे यूरिन होल्ड हो जाता है, और आप होल्ड कर देते हैं यूरिन को। और यही हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है इधर इन्वॉल्व है। इधर कहां इन्वॉल्व है? इधर इन्वॉल्व है एमिशन में, सिंपैथेटिक इन्वॉल्वेशन, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व T11 टू L2। और जबकि इरेक्शन में फिर मैं बताता हूं। अच्छा, एक और नर्व रह गई है जो कि रोल प्ले करती है जब इजैकुलेशन होनी होती है। इरेक्शन तो करवा दी, इरेक्शन किसने करवाई है? आपकी पेल्विक स्प्लैंचिंग नर्व ने, S2 S3 S4 के थ्रू। जो एक्सपल्शन होती है, जो एजैकुलेशन होती है, वो होती है विजरल और सोमैटिक नर्व्स के थ्रू, यानी कि पोडेंडल नर्व के थ्रू। तो पोडेंडल नर्व इन्वॉल्व होती है एक्सपल्शन में, एजैकुलेशन में। और यही पोडेंडल नर्व जो है, देखिए इधर भी इसकी वैल्यू S2 S3, यही जो पोडेंडल नर्व है, सॉरी, ओहो,
यही जो पोडेंडल नर्व है, यही पोडेंडल नर्व इन्वॉल्व होती है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो यूरिन आउट होता है। वहां पोडेंडल नर्व ने इजैकुलेशन करवाई थी, यहाँ पोडेंडल नर्व जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है और यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो जब आपने यूरिनेट करना होता है, जब आपने यूरिनेट करना होता है तो क्या करना पड़ता है आपको? आपको दो काम करने होते हैं। एक ये कि आप ये जो आपका ब्लैडर है इसको कॉन्ट्रैक्ट करें। इसको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं? वही जो इरेक्शन में रोल प्ले कर रही थी पेल्विक नर्व, जो आपकी ये पेल्विक नर्व थी, ये निकलती है S2 S3 S4 सेगमेंट से, जाती है ब्लैडर में और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है। किन रिसेप्टर के थ्रू? क्या रिलीज करती है? एसिटाइकोलिन रिलीज करती है। एसिटाइकोलिन रिलीज यहाँ M3 रिसेप्टर होते हैं, मस्क्रीनिक रिसेप्टर M3 रिसेप्टर होते हैं। तो पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व एसिटाइकोलिन रिलीज करती है और जो ब्लैडर के ऊपर M3 रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिससे ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और साथ ही आप यहाँ से पोडेंडल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और पोडेंडल नर्व जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है। ऊपर से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे से एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और जो है वो हो जाती है वाइडनिंग होती है, जो यूरिनेशन होती है। तो इसी तरह जब इजैकुलेशन होनी होती है तो जो इरेक्शन है वो किसके थ्रू हो रही है? वो आपकी इरेक्शन पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व S2 S3 S4 के थ्रू हो रही है। यहाँ इरेक्शन, और वहां ब्लैडर पे यही नर्व जो है, यही नर्व ब्लैडर पे क्या करती है कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करती है डेट्रोजल मसल को, जो कि ब्लैडर का मसल है। और दूसरी जो नर्व है वो आपकी पोडेंडल नर्व, जो कि इजैकुलेशन में रोल प्ले करती है। लेकिन उधर वाइडिंग में, उधर क्या है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, वहां जो आपकी पोडेंडल नर्व है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है और इस तरह वाइडिंग, इस तरह यूरिनेट करते हैं आप। अब मैं ये थोड़ा कंसेप्ट बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। इसको हमने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको फर्स्ट एड के स्टेप 1 के लेक्चर्स में उसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, इसलिए हम अब इधर कर रहे हैं सिर्फ एमसीक्यू। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैक्सिमम मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब हर एक एमसीक्यू एक टॉपिक है और वो टॉपिक हमने फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इधर मैं सिर्फ टच दूंगा कि इसमें कंसेप्ट ये है, इसलिए जल्दी मूव करना है आपने। फिर ये बात है, फिर ये है कि कुछ लोग होते हैं उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होती है? उनका जो ब्लैडर है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, और वो पर्सन किसी पार्टी में होते हैं और उनके ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और उनको अर्ज होती है और उसी वक्त वो उनका होता है कि बस यूरिन निकल गया बस, क्योंकि एकदम उनका जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इन लोगों के लिए किसी पार्टी में जाते हैं और फिर जाते जाते हो सकता है कि उनका यूरिन लीक भी हो जाए, जाते जाते, यानी कि तो इसके लिए जो ड्रग है वो कौन सी है? ड्रग है अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए जो ड्रग है वो है ऑक्सीब्यूटिनिन। जो M3 रिसेप्टर थे, जो M3 रिसेप्टर थे ये वाले, जो कि मस्कुलर रिसेप्टर, जो जिनको पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व सप्लाई कर रही थी और कॉन्ट्रैक्शन करवा रही थी आपके ब्लैडर की, इनको आप ब्लॉक कर दें। जब ये ब्लॉक हो जाएंगे, कि ब्लॉक होंगे तो आपका ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स करेगा। तो उसके लिए जो ड्रग है वो ऑक्सीब्यूटिनिन है। ऑक्सीब्यूटिनिन देते हैं, ये मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है। तो M3 रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, जिससे रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रोजल मसल और जिसके ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में एक और ड्रग भी है जो ब्लैडर को रिलैक्स करती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो डेट्रोजल मसल है इसकी हाइपर एक्टिव हो चुका है, आपने इसको रिलैक्स करना है। तो पहला काम क्या किया? M3 रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर दो तो भी रिलैक्स हो जाएंगे, या फिर जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व थी ये B3 रिसेप्टर के थ्रू रिलैक्स कर रही थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो आप इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करोगे तो ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा।
तो अर्थ इनकॉन्टिनेंस का जो दूसरा इलाज है वो ये है कि B3 रिसेप्टर एगोनिस्ट दें। B3 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं डिटोजल मसल को। और कौन सी ड्रग है, मिराबेग्रोन। तो ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है मिराबेग्रोन जो है, ये मीरा तो हमारी वो एक्ट्रेस भी है ना, मिराबेग्रोन। तो ये ड्रग देंगे तो आपका फिर जो डिटोजल मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा। एक और ड्रग हम इसमें यूज करते हैं, वो है, कुछ लोग होते हैं, शी वाज सफरिंग फ्रॉम इट। अच्छा, फिर उसका नहीं, फिर देखें जी, मुझे नहीं पता था। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मीरा बैकग्राउंड, ये उसकी वजह से नेम नहीं, चले याद कर लें जी, ये मीरा को यही डिजीज है। तो मीरा बैकग्राउंड जो है वो B3 रिसेप्टर एगोनिस्ट देने से अर्ज इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जब वो सर्जरी करवाते हैं, तो सर्जरी में उनका जो ये जो डेटोजल मसल है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाती है, सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो यूरिन आउट नहीं होता, यूरिन ब्लैडर के अंदर रहता है, तो उनका जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। तो ये यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। तो आप यूरिनरी रिटेंशन का इलाज किस तरह कर सकते हैं, आप इस मसल की एक्टिविटी ज्यादा कर दें। ये जो आपका मसल है डेटोजल मसल, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर दें। किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, ये M3 रिसेप्टर को एक्टिव कर दें। तो M3 रिसेप्टर एक्टिव एगोनिस्ट देंगे। तो मस्करीनिक एगोनिस्ट जो है बेथेनिकोल है, वो M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। और जब आप वो देते हैं तो कंट्रैक्शन होती है डिटोजल मसल की और ब्लैडर एम्प्टिंग हो जाती है, यूरिनेट कर देते हैं। तो अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन है, जिस तरह का सर्जरी के बाद आमतौर पे हो जाती है, तो आप बेथेनिकोल यूज कर सकते हैं, जो कि मस्करीनिक एगोनिस्ट है। एक और इधर ड्रग है, ये जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं अल्फा रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, अल्फा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके इंटरनल स्फिंक्टर की। तो जो लोग होते हैं जिनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ होता है, होता है, तो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है और ऊपर से जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है BPH में। तो BPH में आप अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर देने से क्या होता है कि BPH में आप अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर देने से ये जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स करता है, और जो प्रॉब्लम आ रहा होता है यूरिनरी ब्लॉकेज का, वो ठीक हो जाता है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर टेम्सुलोसिन जो है अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं, जिससे इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाता है और डिक्रीज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाती है अगर प्रोस्टेट ने कंप्रेस किया हो यूरेथ्रा को। तो ये थी आपके मिक्टुरेशन के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक था। देखिए, उसके बाद है a 40-year-old woman diagnosed to have carcinoma of the cervix. The group of the lymph nodes most likely to be involved. कहता है कि एक 45 ईयर की फीमेल है और उसकी जो सर्विक्स है, ये यूट्रस और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स जो है यहाँ उसको कार्सिनोमा हो गया। तो बताएं ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कौन से लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, तो कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। जो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स जो आपका प्रोस्टेट है, जो सर्विक्स है, और कार्पोरस कैवर्नोसा और प्रॉक्सिमल वेजाइना, इस सब को जो चीज सप्लाई करती है, वो जहां इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इंटरनल लिम्फ नोड्स में होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो प्रोस्टेट या सर्विक्स, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होता है, कौन से लिम्फ नोड्स में होती है, वो है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। देखें, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। जो डिस्टल वेजाइना होती है, ये है सर्विक्स का जो बॉडी है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में जा रही है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट है
वो भी इंटरनल लिम्फ नोड में ड्रेन हो रहे हैं। इसके बाद है आपका वेजाइना। जो वेजाइना है, वेजाइना डिस्टल वेजाइना, वेजाइना ये वेजाइना मैंने बनाई है। और उसके बाद जो उसकी लेबिया मेजोरा है, वल्वा, और उसके अलावा मेल में लेबिया मेजोरा की जगह उसका सेक्रोटम होता है। तो मेल में सेक्रोटम, मेल में सेक्रोटम, और फीमेल में लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, और डिस्टल वेजाइना। ये सारी चीजें यानी कि सुपरफिशियल जो आपको नजर, जो एक जो सुपरफिशियल नजर आ रही होती हैं, सेक्रोटम एंड वेजाइना, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा, ये सारे सप्लाई, और डिस्टल वेजाइना, ये सुपरफिशियल होते हैं। तो सुपरफिशियल इक्वाइनल लिम्फ नोड्स में इनकी रेंज होती है, और ये एमसीक्यू है। और जो ग्लैंस पीनस है, जो ग्लैंस पीनस है, इसकी जो रेंज है वो डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेशन में सबसे डीप होता है। तो डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड में लिम्फ नोड्स इसको ड्रेन करते हैं। तो डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स इसको, क्योंकि ये पेनिट्रेशन में सबसे डीप, तो डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स ये। बाकी जो सुपरफिशियल चीजें हैं वो सुपरफिशियल इक्वाइनल लिम्फ नोड में सेक्रोटम सुपरफिशियल है, वेजाइना सुपरफिशियल है, डिस्टल वेजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा सुपरफिशियल है। तो सुपरफिशियल इक्वाइनल लिम्फ नोड, डीप पेनिट्रेशन में सबसे डीप वो एक ग्लैंस पीनस है। तो ये डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। बाकी जरा ऊपर चले जाएं, जरा ऊपर जाएं तो ये आ जाती है ये आ जाती है सर्विक्स और प्रोस्टेट। सर्विक्स प्रोस्टेट जो है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं। उसके ऊपर चले जाएं तो ये आ जाती है यूट्रस, यूट्रस और ब्लैडर। ये ब्लैडर भी इस तरह का होता है ना। तो यूट्रस और ब्लैडर जो है, इसकी जो ड्रेन है वो एक्सटर्नल, इंटरनल हो गए एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड। तो ब्लैडर बॉडी एंड जो यूट्रस की बॉडी है वो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड में ड्रेन होते हैं। और फिर रह जाते हैं, इधर होती है ओवरी, ओवरी, और मेल में ओवरी की जगह क्या होते हैं, टेस्टिस। तो ओवरी एंड टेस्टिस जो है वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो बॉडी है, सबसे पहले टेस्टिस एंड ओवरी, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, अलग अलग कर दो इसको। फिर है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में है बॉडी यूट्रस की और ब्लैडर की बॉडी, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। फिर है आप सर्विक्स और उसकी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, और साथ प्रोस्टेट वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। और जो सुपरफिशियल चीजें हैं, सेक्रोटम, लेबिया मेजोरा, मेनोरा, ये सारे सुपरफिशियल इक्वाइनल लिम्फ नोड्स। और जो पीनस है उसका जो ग्लैंस पीनस है वो डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स। डॉक्टर शाहिद, आपका जो सर्विक्स है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। तो ये आपने, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसएमएल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद करना है जो सर्विक्स की जो डिस्टल है ना, जो बॉडी है, मेन बॉडी, जो सर्विक्स की मेन बॉडी है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में है। जो उसकी प्रोक्सिमल सर्विक्स है वो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में। तो जो बॉडी है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में। उसके बाद है एमसीक्यू करवाए हैं, अब उसे डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स की ऑप्शन दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स किस को ड्रेन करते हैं। तो जो आपका ग्लैंस पीनस है उसको डीप इक्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो देखें जी, नेक्स्ट है an abnormally tall boy of 14 years consult his physician for the abnormal height। एक प्रॉब्लम उसकी abnormal height है, 14 ईयर का वो बॉय है और टॉल है, abnormal height बहुत लंबा है, फॉर secretion एंड आपके पास आया कि डॉक्टर साहब हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरा मसला यह है secretion from the mammary gland। मेमरी ग्लैंड जो है उनसे सेक्रीशन आती रहती हैं, यानी कि बॉय है और उसको मेमरी ग्लैंड से सेक्रीशंस आ रही हैं और बहुत टॉल है।